न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव के तैयारियों के साथ साथ दलित वोटों को साधने के लिए भी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही। दरअसल इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि दलित नेताओं का आरजेडी से मोह भंग हो रहा है। दरअसल आरजेडी के श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब वो जेडीयू के साथ जा सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा लालू यादव पर निशाना भी साधा है। इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस्तीफे के बाद जो बयान सामने आया है श्याम राजक का, वो आपको सुनवाते हैं। था ये तो वो जाने। राष्ट्रीय जनता दल में मैं था तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही तो मोहरा खेल रहे थे, इसीलिए मैंने लिखा है कि वो मोहरा खेल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था, वो मोहरा को मोहरा समझ रहे थे। मैं आंदोलन जेपी से शुरू किया और राजनीति चंद्रशेखर जी से शुरू किया, इसलिए स्वाभिमान और सम्मान और विजन, काम का विजन के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो सुना आपने किस तरह से श्याम रजक हमलावर हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो तो रिश्ता निभा रहे थे, लेकिन लोग मोहरा बना रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। हालांकि इन सब के बीच तमाम सवाल आरजेडी पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है आरजेडी में जो दलित नेताओं का मोह भंग हो रहा है आरजेडी से, उनके ही नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो वहीं 2025 चुनाव से पहले नेता क्यों छोड़ रहे हैं लालू तेजस्वी का साथ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या आरजेडी में कोई अंदरूनी खींचतान चल रही है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्यों आरजेडी से श्याम रजक का मोह भंग हो गया है? कैसे शतरंज की बिसात और लालू की चाल में फंस गए श्याम रजक, ये भी सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। तो वहीं श्याम रजक के पार्टी छोड़ने से चुनाव में आरजेडी को कितना नुकसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलएम प्रवक्ता राहुल कुमार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हसनैन कैसर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि अब आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू में जा सकते हैं श्याम रजक। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में ये पहला इस्तीफा देखा है जो बिल्कुल शायराना अंदाज में है। कारण इसके पहले भी कई नेताओं ने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने पत्र भी लिखा है, लेकिन ये पहला ऐसा इस्तीफा है जो श्याम रजक ने बिल्कुल शायराना अंदाज में अपना इस्तीफा दिया। निश्चित तौर पर श्याम रजक जो चाहते थे पार्टी के तरफ से उन्हें नहीं मिला। मुझे याद है कि 2020 जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले ही श्याम रजक आरजेडी में शामिल हुए थे। हालांकि पहले भी वो आरजेडी में ही हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी छोड़कर वो जदयू में शामिल हो गए। जदयू में आने के बाद वो मंत्री भी बने और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जदयू छोड़ दिया था और वो फिर से चले गए थे आरजेडी। अब एक बार फिर से श्याम रजक आरजेडी छोड़ दिए, तो ये बिल्कुल तय है कि श्याम रजक एक बार फिर से जदयू में ही शामिल होंगे, क्योंकि इस्तीफा से पहले ही, इस्तीफा से मुझे लगता है कि इस्तीफा देने से करीब एक सप्ताह पहले ही श्याम रजक जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात कर ली
और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित तौर पर आने का जो एक होता है कि जदयू में शामिल होने का जो एंट्री पास होता है वो मुख्यमंत्री के तरफ से उन्हें मिल गया है। उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये तय माना जा रहा है कि श्याम रजक एक बार फिर से जदयू में ही शामिल होंगे। और ये भी लगभग जो खबर आ रही है कि मुझे लगता है कि 1 सितंबर को श्याम रजक जो है वो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू उसमें शामिल। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण जी, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि राजद के नेता का ही राजद से मुंह भंग हो रहा है, मोह उठ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी सौरभ जी विस्तार से बता रहे थे कि वो किस शायराना अंदाज में इस्तीफा पत्र लिखने का काम किया। निश्चित रूप से सौरभ जी भली भांति जानते हैं बिहार की राजनीति को और श्याम रजक जी के कैरेक्टर को, राजनीतिक कैरेक्टर को। उसमें कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है बिहार की राजनीति। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि श्याम रजक जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी और खुद मोहरा बिछाते हैं। और तेजस्वी यादव जी तो रिश्ता निभाते हैं और हर एक को गले लगाते हैं, गले लगाने में विश्वास करते हैं। तो सौरभ जी ने ठीक ही कहा कि 2020 के पहले, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 19 के आसपास राष्ट्रीय जनता दल में वो आए थे, जदयू से इस्तीफा दे के, जदयू छोड़ के। और ठीक ही अब सौरभ जी ये भी बताए कि 2009 में नौ तक राष्ट्रीय जनता दल में थे। और राष्ट्रीय जनता दल में और उनकी जो राजनीतिक कद पहचान बिहार की राजनीति में किनके आशीर्वाद से और कितने ऊंचाई तक पहुंचे वो कहने की जरूरत नहीं है, छिपा हुआ नहीं। खास करके राम श्याम की जो जोड़ी हुआ करती थी लालू यादव जी के संरक्षण में, और उनकी जो ऊंचाई कद राजनीतिक रूप से पहुंची है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के राजनीति को जो भी समझते हैं वो जानते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अब चुनावी मौसम है, ठीक ही सौरभ जी ने कहा कि उनके मन मुताबिक जो चाहते थे, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, सत्ता लोलुप लोग, इधर उधर जाते आते रहते हैं, जो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। किसी को, ऐसे लोगों को किसी तरह की नीति सिद्धांत से कोई मतलब नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ उसे पद चाहिए। तो एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बार बार चुनावी सभा में हो या कई सभाओं में ऐसे वो कहा करते थे कि ग्रामीण परिवेश में प्रचलित ये मुहावरा भी है, एगो छोरी बुल के जिधर देख ले दही चूड़ा उधरे मारे हुल के। तो आजकल राजनीति में बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, तो आना जाना सबाजी लगा रहेगा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी कई जदयू के बड़े बड़े गद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करने का काम किया। और 2020 के पहले भी आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का प्रदेश इकाई ही विलय कर गया राष्ट्रीय जनता दल। 2020 के पहले चाहे श्याम रजक जी हो, उदय नारायण चौधरी जी हो, वृष्णि पटेल जी हो, ऐसे कई नेता आए। तो इसलिए अब चुनावी मौसम है, जो सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए राजनीति करते हैं, तो वो इधर उधर वो उनका जाने आने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक श्याम रजक जी की बात है, तो जब से वो पार्टी में आए, क्योंकि वो जदयू रिजनेशन के बाद वो तो साफ समाप्त हो चुके थे, और राष्ट्रीय जनता दल ने ऑक्सीजन देने का काम किया, पुनः पहचान देने का काम किया राजनीतिक रूप से। और आपने देखा राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन में राष्ट्रीय महासचिव ऐसे पद से उनको नवाजने का काम किया। पद
देने का काम किया, कई स्टेट का प्रभारी बनाने का काम किया। वो खास करके संगठन में नीति निर्धारक की भूमिका में हुआ करते थे। तो इसलिए मान सम्मान में कहीं कोई कमी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नहीं करने का काम किया। फिर भी ऐसे लोग कुछ लालच में कहीं जाने वाले हैं या जाएंगे तो व्यक्तिगत उनकी राय है। और ये तो दो पैर वाले इंसान है नहीं जिसको बांध के रखा जा सकता है। चार पैर वाले इंसान, चार पैर वाले तो इंसान नहीं है जो उसको बांध के रखा जाए। तो ये दो पैर वाले व्यक्ति को तो कहीं भी बंद कर रहेंगे, वैचारिक रूप से लैस व्यक्ति ही रह सकता है। तो सिद्धांत विहीन व्यक्ति का कहीं ठोर ठिकाना नहीं होता है और ये सब चलते रहता है राजनीति सवाल। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं राहुल जी का। राहुल जी, क्या लगता है आपको आरजेडी के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ खींचतान जारी है? देखिए सभा जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जिन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव जी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिन परिस्थितियों में किया, वो परिस्थितियां इनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने एक प्रयास किया और अलग अलग A to Z की राजनीति करने की कोशिश की और कई तरह की कोशिश की। और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि कुछ सफलता इनको मिली और कुछ वहां पे एक उत्साह की चीजें भी बनी, लेकिन इसका फायदा जो पार्टी का है, जो पार्टी को मिलना चाहिए, वो इनको आगे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव जी का जो पूरा रुख है या जो पूरा व्यवहार है, आप अगर चीजों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा संकट है कि जो युवराज हैं वो अपने को अभी से ही महाराजा धीराज समझ चुके हैं और वो किसी भी कार्यकर्ता तो छोड़िए, इनसे विधायक और सांसद मिलने की स्थिति में नहीं होते हैं। कई कई दिन तक उनको प्रयास करना पड़ता है, उसके बावजूद तेजस्वी जी से उनको मिलने का समय नहीं मिल पाता है। साबुद्दीन जी का प्रकरण आरजेडी ने बहुत करीब से देखा है। इसके बाद श्याम रजक जी जब गए तो तेजस्वी जी का जो बयान है वो बयान बताता है कि पार्टी में, संगठन में कार्यकर्ताओं की क्या कीमत होती है। कोई भी कार्यकर्ता जिसको आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया हुआ है, जिसके राजनीतिक कैरेक्टर की अभी मीमांसा कर रहे थे अरुण यादव जी, तो मुझे लगता है कि अगर वो इतने बुरे राजनीतिक कैरेक्टर के थे, उनको फिर भी आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया हुआ था, तो राष्ट्रीय महासचिव के जाने से तेजस्वी जी कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल क्या है कि ये कार्यकर्ताओं की कीमत नहीं समझते हैं और एक कार्यकर्ता जब जाता है, चाहे वो एक वार्ड स्तर का कार्यकर्ता हो, एक साधारण कार्यकर्ता हो, एक सक्रिय कार्यकर्ता हो, पार्टी पर उसका फर्क कुछ न कुछ निश्चित तौर पर पड़ता है। लेकिन जिसको इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके जाने के बाद भी तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से कहा कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसी तरह से चले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी कई ऐसे लोग दिखे जो जाने को बेताब थे। विधानसभा के अंदर भी चीजें दिखी हैं और कई लोग बंद कमरे में भी दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि जिन परिस्थितियों की वजह से 2020 में इनको आंकड़ा आ गया विपक्ष में मजबूत विपक्ष बनने का, वो राजनीति या वो परिस्थिति या वो रणनीति 2025 के चुनाव में कहीं से दिखता हुआ लग नहीं रहा है। और इसीलिए देखिए, इतना कंफ्यूजन है इस पार्टी के अंदर आज की तारीख में। पिछले दिनों इन्होंने अपराध के सवाल पर प्रदर्शन रखा बिहार के अंदर। पूरा लालू परिवार, लालू जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, पूरा परिवार सिलसिलेवार तरीके से गायब रहा। अभी 2 दिन पहले चाहे दलितों में SC/ST में वर्गीकरण का सवाल हो, चाहे उसमें क्रीमी लेयर का सवाल हो, उसको नैतिक समर्थन आरजेडी ने दिया। लेकिन उस कार्यक्रम से आरजेडी की जो दूरी है, सौरभ जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, पूरे बिहार में जिस तरह से इन्होंने दूरी बनाई, तो यह भी दिखता है कि ये समझ नहीं पा रहा है सर। परिभाषा राहुल जी नहीं जानते। अरुण जी मैं ठीक से समझता हूँ, अरुण जी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। अगर मोदी जी कोई फैसला लेकर के आते हैं और उसमें सत्ता दल के लोग ही उसके अंदर सुझाव देते हैं और उसको जब रोका जाता है, उसको बदलाव किया जाता है,
उसमें सोशल जस्टिस की चीजों को जब जोड़ा जाता है तो तुरंत आपकी पार्टी और तेजस्वी जी का बयान टीवी पे चलने लगता है, मनोज झा जी का भी चलने लगता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमने इसको बदल दिया। अरे भाई, आप जब सड़क पर उतरने की स्थिति में नहीं है, आप अपने दलित कार्यकर्ता को रोकने की स्थिति में नहीं है, उसके बाद भी आप क्रेडिबिलिटी लेते हैं। आप क्रेडिबिलिटी क्या ले रहे हैं तो आपको भी पता है अरुण जी, आपको भी पता है कि जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद की जो राजनीति है उसमें भी जिस तरह से चीजों को आना चाहिए था, वो सत्ता दल में जो लोग शामिल हैं उन लोगों ने उसमें सुझाव दिया, उसमें बदलाव हुआ, लेकिन आपने हर जगह उसको क्रेडिट लेने का काम किया, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे वो, लेकिन सड़क पर आप कहीं नहीं दिखते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को कहीं उत्साहवर्धन करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। तो बहुत अरुण जी, ये बहुत सुन लीजिए सर, हम जैसे नहीं, आप बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए, एक तो मैं, देखिए अरुण जी देखिए, सबसे पहले बात तो अरुण जी पहले एक सेकंड अरुण जी मेरी बात आप सुन लीजिए प्लीज। अरुण जी जितने देर आप बोले, मैंने इतनी समझदारी दिखाई कि मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला, लेकिन आपने तमाम शब्दों से आपने श्याम रजक जी को, लालू जी की पॉलिटिक्स को, तेजस्वी जी की पॉलिटिक्स को, आपने तमाम चीजों को, आपने तरह तरह के सत्ता लोलुप से लेकर के आपने आना जाना, सिद्धांत विरोधी, आपने तमाम हम लोगों के बारे में तमाम तरह के शब्दों को ये किया। मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिद्धांत विरोधी व्यक्ति को भी आप राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं, और एक राष्ट्रीय महासचिव आपकी पार्टी से जब जा रहा होता है, चाहे वो शायराना अंदाज में ही, पहली बार जैसा सौरभ जी ने कहा, शायराना अंदाज में भी आपने एक बार भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी क्या परिस्थिति बन गई है कि लगातार, चाहे वो विधायकों की स्थिति हो, चाहे वो श्याम रजक जी जैसे लोग हों, तमाम लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज के बहुत सारे नेता लगातार अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। ये चीजें तो बहुत दिख रही हैं। आपने एक प्रयास किया कि सिवान की पॉलिटिक्स में आपने जिनको दरकिनार किया, आप उनके दरवाजे पर गए, आप उनसे 2-3 बार आप बैठक कर चुके हैं, अभी तक वो आपके साथ आने पर सहमति नहीं जता पा रही हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो आपके साथ है वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, और जो चला गया है वो दोबारा आना नहीं चाहता। ठीक है अरुण जी, फिर आप रुख करेंगे। राकेश पोद्दार जी भी बहुत देर से हमारे साथ है, तो पहले उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आते हैं। राकेश जी, अगर श्याम रजक जी एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो स्वागत किया जाएगा तब तो उनका, क्योंकि अगर दलित राजनीति की बात करें तो चिराग पासवान भी एनडीए में है, जीतन राम मांझी भी एनडीए में है, यहाँ तक कि अशोक चौधरी भी, और अगर श्याम रजक भी आ जाते तो इन चारों नेताओं का सीधा सीधा फायदा तो आप लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सब्बा जी, बिल्कुल आपने सही सवाल को पूछा और जनता के बीच में रखने का काम किया। और हमारे सीनियर पत्रकार हमारे सौरभ जी सामने बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दलित की बात करने वाले लोग, जो आरक्षण की बात करने वाले लोग, आज उनके ही घर से एक दलित नेता वहां से निकल जाते हैं। अरुण जी बहुत कह रहे थे सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं श्याम रजक जी से। मैं पूछना चाहता हूं कौन से सिद्धांत? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, सिद्धांत कहां गए? आपका सिद्धांत कहां गए? आपकी पार्टी? भाई साहब बोलने दीजिए अरुण जी, ऐसे नहीं होता, बोलने दीजिए अरुण जी, आपके पास नहीं आएंगे। अरुण जी, आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन लीजिए ना, फिर आप इन दोनों का जवाब एक साथ दे देंगे तो अच्छे से जवाब दे पाएंगे आप। राकेश जी, इन्होंने कहा सिद्धांत की बात करने वाले, मैंने कहा सिद्धांत कहां गए? श्याम रजक जी ने तो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाया था, उन्हें लालू जी के साथ कदम से कदम चलाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं आपका सिद्धांत कहां गया था लोकसभा के चुनाव में, जो हमारी छोटी बहन को आपने सीवान से चुनाव लड़ाने का काम किया? कहां गया आपका सिद्धांत? सिद्धांत की बात करने वाले आप भूल गए। हरियाणा से एक लड़का जाते हैं, आप अपने साथ राष्ट्रीय जनता दल में काम कराते हैं, आते ही बिहार के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिनको आप राज्यसभा दे सके। हरियाणा से लाके झंडा उठाएगा बिहार के आदमी। भाई साहब बीएसपी में काम करने वाले व्यक्ति को देखिए भाई सब्बा जी 1 मिनट में नहीं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये नहीं, पूरा पूरा डिबेट खराब कर देंगे।
पूरा डिबेट खराब कर देंगे। भाषण का नहीं, इस पे अरुण जी आपको पूरा मौका देंगे। अरुण जी राकेश पोद्दार जी के बाद आप ही का रुख करेंगे, प्लीज बात को समझिए, ऐसे नहीं होता है। आपके पास भी आएंगे राकेश जी। जिस बिहार से महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, बिहार में बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक राज्यसभा राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला। हरियाणा से एक लड़का ला के अपने राज्यसभा भेजने का काम किया। और मैं कहता हूं कि आप जिस समीकरण की भाई साहब अरुण जी, अरे भैया आप बोलिएगा। पेश करेंगे, आप सर्टिफिकेट पेश करेंगे, कौन क्या करेगा, हमारी पार्टी क्या करेगी, हमारी पार्टी के अंदर किसकी, भाई साहब आप ही बोल लीजिए। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। प्रवचन दे रखे हैं, कौन क्या है, किसकी क्या भूमिका है, किस रूप में कौन मेहनत कर रहे हैं दल के अंदर, ये आप सर्टिफिकेट पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो नीति विहीन पार्टी है, जो कार्यकर्ता को नहीं बनाता है, आयात लोगों को प्रदेश अध्यक्ष लगातार बना रही है, राज्यसभा आयात लोगों को भेज रही है, वो प्रवचन देगा। जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं, अपने अलायंस पार्टनर के नेताओं को ही तोड़ के अपने दल में शामिल करा रहा है, वो ये नीति सिद्धांत की बात करेगा। शर्म नहीं आती? अरुण जी एक बात बताइए, अरुण जी एक बात बताइए, पार्टी तो आपकी कमजोर हो रही है ना। अगर श्याम रजक जैसे वरिष्ठ नेता अगर आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो पार्टी तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोर हो रही है। आपको भी पता है कि आपने भी राम और श्याम का जिक्र किया, सबको पता है, बिहार की जनता को पता है कि किस तरीके से राम और श्याम जो थे वो लालू प्रसाद यादव के दाहिने और बाएं हाथ माने जाते थे। लेकिन एक एक करके दोनों ने साथ तो छोड़ दिया ना, ये आपको भी पता है। और दोनों ने जिस परिस्थिति में साथ छोड़ा, नहीं अरुण जी, जो दोनों ने, नहीं आपको भी नहीं अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। आपको भी पता है रामकृपाल यादव ने किन परिस्थिति में आरजेडी को छोड़ा था। उस समय भी अगर आप चाहते तो रामकृपाल को रोक सकते थे। आज भी अगर श्याम रजक गए हैं तो वो नाराज होके ही गए हैं, कारण वो जो पार्टी से चाहते थे, जो सम्मान चाहते थे, वो उन्हें नहीं मिला, तभी वो गए हैं। नहीं तो दोबारा अगर वो आरजेडी में, अरुण जी दोबारा अगर, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा। दोबारा अगर वो आपके पास आए थे, अपने घर आए थे, तो ये सोचकर तो वो नहीं आए थे कि एक दिन उन्हें फिर से आरजेडी को छोड़ना पड़ेगा। तो आपने उन्हें फिर से अपना बना के नहीं रखा, आपने उन्हें सही सम्मान नहीं दिया, पार्टी का महासचिव बनाया, मैं मानता हूं, लेकिन शायद ये उनके लिए नाकाफी थी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे सौरभ भाई? इतना मान सम्मान के बावजूद भी दल के अंदर डिसीजन मेकर की भूमिका में थे, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, कई स्टेट का प्रभारी बनाया गया, और उसके बावजूद ऐसे लोग अगर फिर दल छोड़ते हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सिद्धांत विहीन ही राजनीति करने वाले व्यक्ति कहेंगे ना। जिसको तो आप ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के ऐसे आप ये कहेंगे आपके नेता, नहीं अरुण जी, आपके नेता ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद सिंह, याद है? अरुण जी मेरी बात, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। रघुवंश प्रसाद सिंह आपको याद है कि नहीं है? और उन्होंने जब आपकी पार्टी छोड़ी थी, आपके नेता ने क्या बयान दिया था, याद है ना? और उसका कितना खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ा था, ये भी शायद आपको याद होगा। ये भी अभी तक आप भूले नहीं होंगे। मेरे नेताओं ने तो बस इतना ही कहा, ऐसे व्यक्ति अगर आते जाते हैं चुनावी मौसम में, अब तो फिर अब क्या कहा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अपने स्वार्थ के लिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी पाला बदलते हैं, कभी जदयू जाते हैं, कभी बीजेपी जाते हैं, नीतीश जी कभी महागठबंधन में शामिल होते हैं, कभी एनडीए में शामिल होते हैं, तो ये नहीं नीतीश जी में तो अच्छी, अरुण जी नीतीश जी में तो अच्छी बात ये है ना,
कि वो कहीं भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री ही बने रहते हैं। यही ना सत्ता। देखिए सौरभ जी इन्होंने बहुत देर से ये बहुत देर से आरोप लगा रहे हैं। राहुल जी एक मिनट, सौरभ भाई अगर नीति और सिद्धांत से समझौता कर लेते हमारे नेता, वो तो कोई नहीं करता है, वो अरुण जी कोई नहीं चाहे। नहीं मुख्यमंत्री अरुण जी आपको भी पता है कि अरुण जी आपको भी पता है नीति और सिद्धांत केवल कहने की बात होती है। चाहे कोई भी नेता हो, उन्हें पद चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। एक बात अगर वो नहीं मिलेगा तो वो नहीं रहेंगे, ये आपको भी पता है। सौरभ जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरुण जी मैं अब थोड़ा सा बोल लेता हूँ। अरुण जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ अरुण जी बोलिए। कुछ मामले में कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ समझौता आदरणीय नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने नहीं करने का काम किया। अगर इतना आज प्रताड़ित किया जा रहा है उनको, अगर सत्ता के साथ अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने झुक जाते, समझौता कर लेते, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव जी हो जाते और राजा हरिश्चंद्र भी हो जाते। इतने भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं लगते। चलिए तो मतलब श्याम रजक गए हैं, इसमें मतलब पार्टी ने कुछ गलती नहीं की है, पार्टी ने उनको उचित सम्मान दिया है, ये आप मानते हैं? ये आने वाले पार्टी के अंदर क्या मैच होगा वो तो पार्टी आंतरिक बात थी, तो लेकिन इतने हड़बड़ी में वो तो व्यक्तिगत उनको नहीं जाना चाहिए। सौरभ जी ठीक है अरुण जी। हाँ राहुल जी अपनी जी। सौरभ जी नीति सिद्धांत की बात बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ और तमाम पार्टियों पर दोषारोपण भी ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 90 में जब लालू जी पहली बार सरकार बनाए थे तो बीजेपी शायद उस सरकार में शामिल थी, केंद्र में जो सरकार बनी थी उसमें भी बीजेपी शामिल थी। इसलिए ये कोई ये ना कहे कि हम किसके साथ गए और किसके साथ नहीं गए। दूसरी बात कि जो लोग इनके यहाँ से जा रहे हैं वो नीति सिद्धांत वाले आदमी नहीं है, और इनकी पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ लोग आए, आने वाले दिनों में भी हो सकता है कुछ लोग आएंगे। पहले भी ये जब इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला, इन्होंने किस नीति और सिद्धांत के साथ नीतीश कुमार जी के साथ जाने का फैसला किया? अगर विपक्ष ने इनको मैंडेट सरकार बनाने का नहीं दिया था तो ये कहते कि भाई जब तक हमको मैंडेट नहीं मिल जाएगा हम नहीं जाएंगे कहीं, हम यहीं पर रहेंगे, हम विपक्ष में ही रहेंगे। तो अरुण जी क्या ये माना जाए, जब राहुल जी ये माना जाए कि ये अरुण जी शांत हो जाइए, अरुण जी प्लीज शांत हो जाए। राहुल जी ये माना जाए कि श्याम रजक जो उन्होंने जो इंडिया गठबंधन या आरजेडी उन्होंने जो छोड़ा है, और ये लगभग तय है कि वो जदयू में ही शामिल होंगे, यानी एनडीए में शामिल होंगे, तो ये माना जाए कि ये टेलर है विधानसभा चुनाव के पहले। ऐसे कई और नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो महागठबंधन का दामन छोड़ेंगे और एनडीए में शामिल होंगे। देखिए सौरभ जी, मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही मैंने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि 2020 का जो वोट और सीटों का जो समीकरण है, अगर आप उसको ठीक से गौर करेंगे तो उसमें दो पार्टियों का बहुत बड़ा रोल था। एक लोजपा, रामविलास जो आज की पार्टी है उसको लोजपा की पार्टी, दूसरी हमारी पार्टी जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन दोनों के अगर वोटों के समीकरण को और सीटों को अगर आकलन करेंगे तो कम से कम 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए को हम लोगों की वजह से नुकसान हुआ था। तो एक परिस्थिति बनी थी जिसमें एनडीए को दो पार्टियों की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था और उसका फायदा कहीं न कहीं आरजेडी अलायंस को हुआ था। ये दुर्भाग्य है कि आरजेडी इस सच को स्वीकारने में कहीं न कहीं कोताही बरत रही है और वो इतने भ्रम में है, या उनके नेता इस भ्रम में है, उनको लग रहा है कोई चला जाए, हम किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान करें या ना करें, हम सरकार में आ रहे हैं। और ये जो इनका जो एरोगेंट नेचर है, ये इनकी पार्टी के कई विधायकों को, कई एस्पिरेंट जो आने वाले दिनों में जो राजनीति में जो बेहतर करना चाहते हैं, वो तमाम लोग असहज महसूस कर रहे हैं उस पार्टी के अंदर। और ये चीजें आप बहुत स्पष्ट देखेंगे, आप भी रिपोर्टर हैं तो आपको भी कई लोग ऐसे मिल जाते होंगे जो आपसे ये बात कहते होंगे। यह चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि जो परिस्थितियां 2020 में थी उससे अब कहीं आगे निकल चुका। और इस लोकसभा चुनाव में भी जो एनडीए जितनी सीटों पर लीड किया, अगर विधानसभा वाइज में कहूं तो लगभग 175-76 सीटें हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि जो परिस्थितियां हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं और आरजेडी चाहे जितना हल्ला कर ले, ये कहीं ना कहीं अपने को
पीछे हैं और ये उनकी पार्टी के तमाम लोग समझ रहे हैं और इसका नुकसान या कहिए इसका खामियाजा आरजेडी को निश्चित तौर पर होगा। सौरभ भाई एक चलिए, हाँ अरुण जी, ये जी बार जवाब बार दीजिए। हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। शायद इनको पता नहीं है, राहुल जी जिस पार्टी में हैं, इनकी पार्टी की तो राज्य इकाई ही राष्ट्रीय जनता दल में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अरुण जी उतना मुझे भी पता होता है कि राज्य इकाई क्या होता है, राज्य इकाई क्या था, आप मुझे बताइए ना, राज्य इकाई मतलब क्या है? क्या पूरी प्रदेश कमेटी चली गई थी? क्या बिना पूरी प्रदेश कमेटी चली गई थी? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि क्या पूरी प्रदेश कमेटी आरजेडी में चली गई थी? व्यक्तिगत तौर पर किसी की आकांक्षा थी, वो चले गए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये राज्य इकाई क्या होता है? आप कुछ भी बोल देंगे हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं आप कुछ भी कहते हैं हम स्वीकार कर लेंगे। गजब स्थिति है। राज्य इकाई क्या राज्य इकाई होता है? क्या होता है? प्रदेश आपके राष्ट्रीय महासचिव जा रहे हैं जदयू में, तो क्या मैं कहूँ कि पूरी राष्ट्रीय इकाई चली गई? अगर आज राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जा रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि पूरी राष्ट्रीय इकाई आरजेडी की चली गई जदयू में? गजब स्थिति है, मतलब कुछ भी आप बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई आप प्रवचन दे रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, कुछ भी मतलब कुछ भी आप बोल देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, एमएलए कोषाध्यक्ष, हमारे पार्टी में यूथ का अध्यक्ष। अरे भाई आपकी पार्टी में आज एमएलए है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, वो चले गए, उसमें क्या हो गया इसमें बड़ी बात? तो प्रदेश अध्यक्ष चले गए का मतलब है कि प्रदेश कमेटी चली गई। अरे भाई आप अरुण जी शब्दों का चयन ठीक से करिए। हमारी पार्टी से कुछ लोग गए, अरुण जी, तो राहुल आपकी जी, पार्टी अरुण से भी जी, बहुत सारे लोग गए। अरुण जी, राहुल जी शांत हो जाइए। राकेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरुण जी हो गया, अरुण जी प्लीज शांत हो। अरुण जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। अरुण जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। राकेश जी ये बताइए कि श्याम रजक का स्वागत करेंगे एनडीए में, और कितना मजबूत होगा एनडीए श्याम रजक के आने के बाद, और कितना घाटा होगा आरजेडी को विधानसभा चुनाव 2025? सौरभ जी, श्याम रजक जी के आने से या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के आने से कोई भी व्यक्ति बिहार के विकसित करने के लिए आना चाहते हैं तो स्वागत है, क्यों नहीं आना चाहिए? जो व्यक्ति 13 करोड़ की बात करेगा, 13 करोड़ के लिए काम करेगा, समाज की सेवा करेगा, तो सभी को हम स्वागत करते हैं। और आपने देखा कि 2 दिन ही पहले हम लोगों ने सदस्यता अभियान चालू किया है, सभी लोग आए, स्वागत है, स्वागत मैं करता हूं, दोनों हाथ खोल के स्वागत करता हूं। जो बिहार के विकास की बात करेगा, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करेगा, अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनकी बात करेगा, अपने दलित समुदाय की बात करेगा, महादलित की बात करेगा। माई समीकरण से निकलना चाहिए सभी लोगों को। माई समीकरण से बिहार का भला नहीं हो सकता है। माई समीकरण का मतलब होता है मुस्लिम और यादव। हम नहीं करते, हम 13 करोड़ की बात करते हैं। सौरभ जी 13 करोड़ की ही बात करेंगे तभी हमारा बिहार विकसित होगा और बिहार आगे बढ़ेगा। और रही बात इनकी बात, ये लोग कहते हैं एक दलित नेता को संभाल नहीं पाए राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, बड़ा दुर्भाग्य लगता है। और मैं अरुण जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने नेता को कहिए सकारात्मक राजनीति करे बिहार के अंदर। बिहार में सकारात्मक राजनीति करते हुए बिहार को आगे बढ़ाने की बात करें। हमेशा नकारात्मक राजनीति करेंगे, कभी कहेंगे संविधान खतरे में है, कभी कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, कभी कहेंगे कि हर चीज खतरे में। खतरा नहीं है, खतरा जनता को आपसे है। और आप समीकरण बनाते हैं उस समीकरण से बिहार का विकास नहीं होगा। और बिहार के विकास के लिए सभी लोगों को लगना पड़ेगा, तभी बिहार का विकास होगा। और मैं कहना चाहता हूं, सिद्धांत की राजनीति करने वाले सकारात्मक राजनीति कीजिए। जो सिद्धांतवादी बात करते हैं, कम से कम अपनी पार्टी जब आप बनाए, फिर अरुण जी आप बोलना शुरू सुनिए। और जब आपने अपनी पार्टी राकेश जी, श्याम रजक का आना एक शुरुआत कहा जा सकता है, आगाज कहा जा सकता है, और भी कई नेता हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं, क्या ये सच है? नहीं सौरभ जी, ये तो विशेष हमारे सीनियर एनडीए के जो घटक दल के नेता होंगे उनको पता होगा, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सौरभ जी, आपके माध्यम से कोई भी लोग बिहार के विकास की बात करेंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं। बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की बात करेगा, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं रही बात
हम लोग हमेशा अभी जो चुनाव 2025 का आ रहा है, हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर जो भी काम किए उसको जनता को बताने का काम करेंगे। अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी की फिर से बात की, तो हम जब तक लोकसभा विधानसभा का चुनाव बिहार में आएगा उससे पहले हम नौकरी देने का काम करेंगे। जो सड़कें टूटी हुई थी सड़कें बनाने का काम करेंगे, जो शौचालय बनाना था जहां बचे उसको बनाने का काम करेंगे। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हम काम करेंगे। और मैं इनको कहना चाहता हूं, अरुण जी आप पार्टी के नेता है, अपने पार्टी के नेता है, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को कहिए परिवारवाद से निकले, लालू जी को, राबड़ी जी को, निशा जी को, रोहिणी आचार्य जी को कहिए परिवार से निकले। परिवार से निकलिएगा तभी बिहार का भला होगा। कुछ भी हो, अभी मान लीजिए कि 2 लोकसभा पे। ठीक है राकेश जी ठीक है। अरुण जी ये बताइए कि इसका क्या मतलब, नहीं अरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, अरुण जी मेरा सवाल सुन लीजिए। श्याम रजक का ये कहना कि मैं रिश्ते निभा रहा था और वो शतरंज खेल रहे थे, इसका क्या मतलब? नहीं, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले अभी राकेश जी का सवालों का जवाब दे दें। जिनकी सरकार केंद्र में खुद परिवारवाद पार्टियों के सहारे चल रही है, वो पता है अरुण जी, वो पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो बिहार की जनता, देश की जनता को पता है कि कौन सी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। ये क्यों देते हैं भाजपा के लोग? अभी तो आपके चैनल पे बैठ के लंबा ये बताइए ना, ये बताइए कि श्याम रजक का ये कहना कि मैं रिश्ते निभा रहा था और वो शतरंज खेल रहे थे, बिल्कुल इसका क्या मतलब? बता रहे हैं सौरभ भाई, अब ये बता रहे थे कि हमारे नेता का जो, मैं बता देना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व के कारण ही 15 के विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया। 2020 के बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, बेहतर प्रदर्शन किया। 5-7 और एमएलए जीतकर आ जाते, शासनादेश के बल पर एनडीए 2 दर्जन हमारे जीते हुए उम्मीदवार को चुनाव नहीं हराते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। 24 के लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने का काम हम लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का कारवां आगे बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी महंगाई की राजनीति करते हैं, और जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं करती है। उनको सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे पर राजनीति करती है। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आपका सौरभ सवाल था उनके शायराने अंदाज पे, तो मैं तो पहले ही बता दिया अब पहले राउंड में ही कि श्याम रजक जी खुद शतरंज के खिलाड़ी हैं और वो खुद मोहरे बिछाते हैं। वो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो मोहरे बिछाते रहते हैं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गले लगाते हैं हर कोई को, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, नीति सिद्धांत की हम बात करते हैं, वैचारिक रूप से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। अब जिसको विचार से मतलब नहीं, सिद्धांत से मतलब नहीं, नीति से मतलब नहीं, तो ऐसे व्यक्ति अब किसी भी दल में हो तो इधर उधर अपने स्वार्थ के लिए होते रहते हैं। हमने तो इससे पहले फर्स्ट राउंड में ही कहा, हमारे नेता आदरणीय ठीक है अरुण जी अब समय की कमी है, सबके पास थोड़ा समय। जी अरुण जी समय की कमी है, आपने पूरी बात पहले ही राउंड में कर दी है। आप बार नहीं वही बात दोबारा सवाल वही अगर आपने पूछ दिया तो हमारे नहीं हो गया मैं समझ गया अरुण जी, मैं समझ गया समय की कमी है। राहुल जी के पास भी जाना है। राहुल जी ये बताइए कि एनडीए कितना मजबूत होगा श्याम रजक के आने के बाद, अगर श्याम रजक जदयू ज्वाइन करते हैं? बिल्कुल देखिए सौरभ जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दलित राजनीति में बिहार के अंदर जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो अशोक चौधरी जी हो, या जीतन राम मांझी जी हो, या श्याम रजक जी हो, एक दौर में श्याम रजक जी का बहुत काम रहा है बिहार के अंदर। और वो चाहे जनता दल का मसला हो या राष्ट्रीय जनता दल में, उनको बहुत सम्मान रहा है, बहुत अच्छी परिस्थिति में वो रहे हैं और बिहार की जनता उनसे जुड़ती भी है, जुड़े हुए भी हैं। निश्चित तौर पर एनडीए को इसका बड़ा फायदा होगा। मैं अंतिम में बस एक लाइन सिर्फ कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति की पार्टी
जिसको बिहार की जनता ने नेता विपक्ष का जिम्मा दिया, और जब वो मानसून सत्र से गायब रहते हैं तो वो सदन को, लोकतंत्र को, नीति और सिद्धांत को जितना समझते हैं उसी का नुकसान इस पार्टी को कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहा है, जो उनके नेता हैं उनके बीच दिख रहा है। एक अविश्वास की स्थिति, एक भरोसे की कमी का असर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। अरुण जी, आप देखिए, थोड़ा संयम रखिए। ठीक है राहुल जी, समय की कमी है। राहुल जी, समय की कमी है। अरुण जी, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा। श्याम रजक ने इन्हीं पंक्तियों के साथ अपना इस्तीफा भेजा है और मुझे लगता है कि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये एक आप शुरुआत समझ सकते। भले वो शुरुआत आरजेडी से हुई है, आरजेडी के नेता थे श्याम रजक और उन्होंने आरजेडी छोड़ा है, लेकिन मैं इसे महज एक शुरुआत मानता हूं। आने वाले समय में कई नेता जो हैं वो अपना अपना दल बदलेंगे, अपना अपना जो वो जिस पार्टी में है, अगर उस पार्टी में उन्हें संभावना भविष्य का नहीं दिख रहा तो वो अपना पार्टी बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर श्याम रजक ने उसकी शुरुआत की है। अब उसका कितना खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जो भी बड़े बड़े दलित नेता है वो एनडीए का रुख कर रहे हैं। पहले से ही चिराग पासवान हो, फिर जीतन राम मांझी हो या फिर अशोक चौधरी हो, वो एनडीए की तरफ है। और अब इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई है कि श्याम रजक भी एनडीए का रुख कर सकते हैं। ऐसे में सवाल अब आरजेडी पर भी उठने लगा है कि आरजेडी अब इसका काट क्या निकालेगी। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इसका खामियाजा कहीं आरजेडी को ना भुगतना पड़े, क्योंकि श्याम रजक जो है वो आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं। और अभी जब आरक्षण का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है और इस वक्त श्याम रजक ने पार्टी से इस्तीफा दिया, हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।